नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। आप जिन्हें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस वक्त वो है निखर बंसल। ऑल इंडिया रैंक नंबर 5 हासिल की है नीट यूजी एग्जाम में। बड़ा ही प्रेस्टिजियस और टफ एग्जाम इसे माना जाता है। वेलकम निखार, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। निखार, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपने इसके लिए प्रेपरेशन करना कब स्टार्ट किया, यानी कब आपने सोचा कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए, कब आपका झुकाव इस तरफ बढ़ा? मतलब ये तो मैंने काफी पहले से सोच रखा था मेडिकल का, तो मतलब 6 स्टैंडर्ड से ही। क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं तो मुझे मतलब थोड़ा इन्फ्लुएंस तो था ही। और बाकी मतलब मुझे प्रोफेशन काफी सही लगता है। मतलब इसमें इतने लोग ही हेल्प कर सकते हैं रोज। तो मतलब ये बियॉन्ड मनी है, तो इसलिए मतलब प्रोफेशन तो काफी दिनों से ही था। बाकी प्रिपरेशन मैंने 11th-12th में ही स्टार्ट करी थी। और आप मतलब 2-3 साल से इसके लिए करीब प्रिपेयर कर ही रहे थे? हाँ, ऑफिशियली तो 11th-12th से स्टार्ट करी थी, बट 9th-10th में मैं ओलंपियाड्स के लिए पढ़ता था, तो वो भी फायदा तो देता ही है थोड़ा तो वो नीट में। बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके लिए रहे। आपके फादर भी एक डॉक्टर हैं, तो वहां से क्या आपकी इंस्पिरेशन आती है? हाँ, कि जैसे मतलब डॉक्टर भी ऐसे बहुत मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल मनी माइंडेड नहीं है। और मतलब काफी सर्विस वाले फीलिंग से करते हैं मतलब अपना जॉब। तो ये है मतलब मतलब ये चीज सीखता हूँ मैं वहाँ से। और इसके पहले भी आप एम्स के ये प्रिपेयर कर रहे थे, एम्स के एग्जाम के लिए? नहीं, मतलब जब मैं 11th में था तब वो कैंसिल हो गया था एम्स का। अब तो एक ही हम्म। होता है, तो तब से फिर उसकी प्रिपरेशन तो नहीं करी। लेकिन वहां से वो भी आपकी एक प्रिपरेशन रही। एम्स के लिए भी जो आपने अलग से एक प्रिपरेशन वहां की थी, आपने शायद कहा था कि अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस वहां पूछे जाते थे। हाँ, मतलब वो तो मतलब बाकी लोगों से, जो मेरे सीनियर थे उन लोगों से पता चलता था मुझे कि पहले पेपर डिफिकल्ट आता था। बट मेरे टाइम तक वो हट गया था, तो वो थोड़ा एडवांटेज था उस चीज़ का। निखा, क्योंकि आप ऑल इंडिया रैंक नंबर 5 आपने हासिल की है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स जानना चाहते होंगे कि आपकी वो क्या रेसिपी है जिस वजह से आपने ऑल इंडिया रैंक नंबर 5 हासिल की। क्या वो सीक्रेट टिप्स है जो आप देना चाहेंगे? ऐसा कोई सीक्रेट टिप्स नहीं है। मतलब सब बिल्कुल सिंपल है कि एनसीईआरटी पे फोकस रखो पूरा। और कोचिंग मटेरियल्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी को समझने में हेल्प करते हैं। बिकॉज एनसीईआरटी बहुत गंदी तरीके से लिखी हुई किताब है। मतलब उसमें पैराग्राफ फॉर्मेट में सब लिखा है, तो इजीली समझ में नहीं आता। तो पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब मॉडल वगैरह में अच्छे से मिल जाते हैं। तो इसलिए उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट बहुत ज़्यादा कोचिंग मटेरियल्स में भी नहीं जाना चाहिए कि खूब सारे डीएलपी मगर मंगा के कोई फायदा होता नहीं है। और जो लोग डीएलपी मंगाते भी हैं खूब सारे, वो जनरली एक ही चीज़ पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते भी नहीं है। एंड टेस्ट सीरीज भी एक ही ज्वाइन करनी चाहिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना, और एक ही चीज़ को बार बार करने से मतलब रिटेन हो जाता है। तो आपके हिसाब से एनसीईआरटी इज द की हम्म। नीट के लिए? हम्म। और केमिस्ट्री और बायो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स के लिए मतलब एक बार तो पढ़ना चाहिए ही। बट बायो और केमिस्ट्री की तो बहुत बार पढ़नी चाहिए, मतलब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बड़ा ही टफ माना जाता है, जो भी नीट का एग्जाम देता है। मृणाल से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि फिजिक्स का एग्जाम बड़ा ही टफ रहता है हर बार। और उन्होंने ये बताया कि वो रिवर्स अटेम्प्ट करते थे, यानी फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करते। तो आपका भी ऐसा कुछ डिवाइस्ड फॉर्मूला है इसको लेकर? नहीं, फिजिक्स तो मैंने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं करी। मतलब मैं बायो से स्टार्ट करता था, बिकॉज उसमें दो फायदे हैं कि मतलब बायो के 90 क्वेश्चन 30 मिनट्स में हो जाते हैं अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर 30 मिनट्स में ही आधा पेपर हो जाता है। तो ये काफ़ी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है कि बस 30 मिनट्स गई हैं, हमारा पूरा आधा पेपर हो भी चुका है। तो उससे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने में काफ़ी रिलैक्सेशन फील होता है। तो परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाती है उससे। तो वही बायो अटेम्प्ट करना ज़्यादा अच्छा। बड़ा ही अच्छा पॉइंट आपने बोला साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का, कि 30 मिनट्स में जब आपका बायो हो जाता है तो बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस आता है और फिर आप आगे का अटेम्प्ट कर पाते हैं एग्जाम। ये आपका एक तरीके से एक आपकी ये रेसिपी है नीट एग्जाम के लिए। तो क्या वो 2 या 3 सीक्रेट मंत्रास जो आप बताना चाहेंगे सारे स्टूडेंट्स को जिस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम जैसे मैंने कहा बड़ा ही टफ एग्जाम होता है। स्टूडेंट्स सालों साल इसको प्रिपेयर करते हैं। आपने भी काफी 10th ग्रेड से ही आपने शुरुआत कर दी थी। तो ऐसे क्या 2-3 टिप्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि अगर ये फॉलो करें तो ये रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा?
हाँ मतलब मेन टिप जैसे पढ़ना तो है ही, पर जो मेन टिप है वो तो यही है कि मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड, कॉलेज ओरिएंटेड, इन सबसे कुछ फायदा होता नहीं है कभी भी। मतलब काफी लोग बहुत कॉम्पिटेटिव होते हैं, बट मतलब मैं तो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट से दूर ही रहता था, मतलब अपने आप पे फोकस करता था। मतलब किसी को और मार्क्स चेक नहीं करता था, मतलब ये सब नहीं करता था। तो फिर मतलब इसका काफी बेनिफिट रहता है कि परफॉर्मेंस इनहेंस रहती है, और वैसे भी कॉम्पिटेटिव बिहेवियर कभी भी काम नहीं आना आगे भी। तो एग्जाम के लिए अपना साइकोलॉजी खराब करने की जरूरत नहीं है लोगों को, जो बहुत ज्यादा वो जाते हैं ना, मतलब मतलब बाहरी कॉम्पिटेटिव हर दुनिया से चीज में। थोड़ा सा कट कर ही आप रहते थे, किसके कितने मार्क्स हाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे। हाँ, मतलब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में। तो आपका फोकस सीधा अपने गोल पर था, और आपका फोकस जैसे आपने बोला कि मार्क्स ओरिएंटेड बहुत आपका फोकस नहीं था, आपका फोकस था प्रेपरेशन पर। हाँ, कि मतलब प्रिपरेशन अपने 100% दो, और मतलब जो आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर लो, उसमें फिर ये नहीं कि और अच्छा मिल सकता था और। वैसे ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल करेंगे ये सोचा था आपने? क्योंकि एक बार जब आंसर की आ जाती है तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कर लेते हैं। हाँ मतलब आंसर की ओएमआर के बाद तो मैं सेकंड रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज 720 वाला कोई भी नहीं पता तब तक। हाँ बट हाँ, मतलब यही एक्सपेक्ट किया था कि मतलब अंडर 10 आ जाएगी। तो आपने क्या कहा, आपने सेकंड रैंक एक्सपेक्ट की थी? हाँ क्योंकि तब तक कुछ आया नहीं था ना, 720 वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं था। 716 पे एक स्टूडेंट था, और 15 पे मेरी फर्स्ट बन रही है, बिकॉज मेरा फिजिक्स में गलत है। ओके। तो मेरी सेकंड आ रही थी तब। आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है लोगों के लिए ये जो आपकी, थोड़ा सा प्रेपरेशन के बारे में बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की अपनी इस प्रेपरेशन के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या रहे आपके? आपने कहा जैसे काफी अर्ली आपने शुरू भी कर लिया था नीट की प्रेपरेशन। हाँ मतलब जैसे 9-10 में तो मैं जैसे ओलंपियाड की फोकस था, बट उसमें काफ़ी फायदा होता है, वो पढ़ने की आदत लग जाती है। और मतलब थोड़ा मतलब माइंड उस फील्ड में जाता है पढ़ाई वाली चीज़ में। तो 9-10 में से ओलंपियाड जरा देना इंपॉर्टेंट है। 11-12 में तो मैंने नहीं दी ओलंपियाड, बिकॉज मैं नीट में थोड़ा ज़्यादा बिजी था। तो मुझे लगा कि ओलंपियाड से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। मतलब देने चाहिए वैसे तो। मतलब मैंने नहीं दिए थे, बट देने चाहिए। और मतलब हाँ मतलब और बाकी मेरी प्रिपरेशन तो 11-12 से करी थी। तो उसमें मैं जैसे कोचिंग मटेरियल, टेस्ट टेस्ट पे बहुत ध्यान देता था। मतलब टेस्ट पे देना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग काफ़ी वैसे दे देते हैं कि असली नीट थोड़ी ना है, तो एक टेस्ट ही है। तो इस अप्रोच से फिर असली नीट में वो परेशान वरेशान हो जाते हैं काफ़ी। तो इसलिए हर टेस्ट को बिल्कुल नीट की तरह देना चाहिए कि यही फाइनल है। तो उसका काफ़ी बेनिफिट रहता है। सुना है आप एक नॉवल भी लिख रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ मतलब 8 क्लास में लिखी थी मैंने, बट उसके बाद फिर 9-10 में मैं एनटीएससी के लिए पढ़ रहा था। 11-12 में नीट के लिए, तो मैं उसको कभी एडिट नहीं कर पाया, तो मैं अभी एडिटिंग कर रहा हूँ उसकी। अभी सही समय है उसे एडिट करने का। हाँ फिर वो कॉलेज खुल जाएगा तो हो नहीं पाएगा। और आगे क्या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कहाँ आप दाखिला चाहते हैं अपना? एम्स दिल्ली में अभी हो जाएगा, फिर एमबीबीएस वहीं परस्यू करूंगा। बाकी ब्रांच वगैरह तो भी नहीं सोचा मैंने, तो 5 साल बाद की बात है। हाँ मतलब एक चीज़ और है कि सब बहुत ज़्यादा फॉल्स एडवर्टाइजमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे काफ़ी कोचिंग वाले मतलब बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि हम भी सब कुछ हैं, जबकि मेनली स्टूडेंट ही होता है। कोचिंग बस कैटेलाइज करती है उनकी प्रिपरेशन को। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत डोमिनेंट है कि हम ही सब कुछ हैं। तो फिर वो उस चीज़ों से एस्पिरेंट्स को दूर रखना चाहिए अपने आप को। इवन जो ये जो सीनियर्स होते हैं जो कहते हैं कि एम्स दिल्ली में ऐसा होता है, ये होता है, बहुत ज़्यादा टिप्स देते हैं हद से ज़्यादा। उनसे भी दूरी रहना चाहिए। जैसे मैं तो नहीं देखता यूट्यूब पे जो भी सब वीडियोज होती है ना टिप्स वगैरह देते हुए, क्योंकि किसी का एक्सपीरियंस फॉलो नहीं हो सकता, मतलब वो हम्म। फॉलो करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, अपना पार्ट ही सही होता है जनरली। तो ऐसे वो अपना टाइम बचा सकते हैं काफ़ी यूट्यूब पे। और मृणाल, जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर और इस ईयर पैंडेमिक रहा, तो क्या पैंडेमिक की वजह से आपकी पढ़ाई पर कुछ इफेक्ट पड़ा? इनिशियली तो मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब कि मुझे टाइम चाहिए था, उस समय मेरा कोड थोड़ा लैग कर गया था। तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए था, तो इनिशियली तो मुझे अच्छा लगा था, बट बाद में वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है रोज एक चीज़ करना। तो फिर बाद में मुझे लगता था कि अब तो खुल जाए कोचिंग वगैरह, बट वो खुली तो नहीं थी। हम्म। और ऑनलाइन भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, आकाश में काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था सब कुछ। तो पता ही नहीं चला कि कुछ दिक्कत भी है। इवन बेटर ही लग रहा था घर पे पढ़ के। और आपके पेरेंट्स का कल कैसा रिएक्शन रहा जब उन्हें पता लगा AIR रैंक 5 आपने हासिल की?
काफी अच्छा था, मतलब वही काफी कुछ थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। जब आपने उन्हें पहले बताया होगा आंसर कीज के बेसिस पे कि कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो क्या उन्हें लगा था कि हाँ वाकई में आज ये चीज हुई है? हाँ मतलब वो आंसर की अगर में मतलब वो काफी इंटरेस्टेड रहते हैं सब चीजों में चेक करने के लिए, तो मुझे उनको नहीं बताना पड़ा था कि मतलब मेरे इतने आ रहे हैं। मेरे पापा इसमें काफी इन्वॉल्व रहते हैं, काउंसलिंग रैंक इन सब चीजों में, तो उन्होंने वही चेक कर रहे थे, वही सब एस्टिमेट कर रहे थे, नेट पे सब न्यूज वही देख रहे थे न्यूज से रिलेटेड। मतलब रिजल्ट में मुझसे ज्यादा वही खुश होंगे आई थिंक। चलिए अब अंत में बता दीजिए कि दो ऐसी बातों का ध्यान जो स्टूडेंट्स रखें जब वो नीट एग्जाम दे रहे हैं, तो दो ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ एक तो है कि मतलब हर चीज़ की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जैसे हम्म। नीट का एग्जाम होता है 2 से 5 वाले टाइम में, तो फिर जैसे रेगुलर जो टेस्ट दे रहे हो वो भी 2 से 5 दो, मतलब थोड़ा बायोलॉजिकल क्लॉक को उससे ज़्यादा सेट करना सही रहता है। तो नीट वाले दिन कुछ नया नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि तो रोज ही कर रहे हैं। और एंड के दिनों में टेस्ट काफ़ी बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि तब तक प्रिपरेशन तो हो जाती है सबकी, बस टेस्ट दे दे के उनका वो रिफ्लेक्स में आ जाता है। जैसे नीट में भी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैं किसी क्वेश्चन को सेकंड थॉट नहीं दे रहा था, क्योंकि ओवर थिंकिंग से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार। हम्म। तो वही मेरे रिफ्लेक्स में आ गया था कि बस इसका देख के यही होता है इसका आंसर, तो उसका काफ़ी बेनिफिट रहा। थैंक यू सो मच निखार, आप हमारे साथ जुड़े, और तमाम स्टूडेंट्स जो नीट के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, जो अभी सोच ही रहे हैं, उनको इससे काफी कुछ सीखने और सोचने और समझने को मिलेगा। क्योंकि मृणाल और आप में दो अलग अलग बातें मैंने देखी, कि जैसे उनका एक पैटर्न है, एक आपका पैटर्न अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है। तो बेसिकली बात तो ये सही है कि हर किसी के लिए एक अलग ही फॉर्मूला काम करता है, कोई सेट पैटर्न या कोई सीक्रेट नहीं होता। सीक्रेट सबका अपना है, सीक्रेट यही है कि मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। थैंक यू निखार हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच टाइम देने, थैंक यू।